जय हिंद बच्चों। ठीक है, आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, देखो क्वेश्चन बहुत आसान आसान है, ऐसा है नहीं कि सवाल टफ है। आप अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला याद रखे हुए हैं, सिर्फ फॉर्मूला और दो चार पॉइंट कंसेप्चुअल है, वो अगर आप याद रखे हुए हैं तो सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा। सो ठीक है, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आप करंट इलेक्ट्रिसिटी का तैयारी करना चाहते हैं तो जो वीवीआई फॉर्मूला है उसको याद कर लीजिए और ऐसा यूनिट याद रखिएगा, बाकी हो जाएगा। वीवीआई फॉर्मूला इस चैप्टर में बहुत ज्यादा नहीं है, इस चैप्टर में बहुत ज्यादा अगर होगा तो 8 से 10 फॉर्मूला होगा, उसको याद कर लीजिए। ठीक है, बाकी आपका काम बन जाएगा। अगर आप खोज रहे हैं फॉर्मूला, है ना, कि कौन सा चैप्टर का कौन सा फॉर्मूला वीवीआई है, तो बस आप हमको 1 या 2 दिन और दीजिए। पूरा फिजिक्स में जितना फॉर्मूला है वीवीआई सभी का वीडियो हम कल अगर नहीं किए तो परसों पक्का अपलोड कर देंगे। 100 फॉर्मूला लमसम होगा, 100 फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। फिजिक्स में फिर और उसके अलावा याद करने की जरूरत है। लमसम 100 बोल रहे हैं, जरूरी नहीं 100 पहुंच जाएगा 100। ठीक है, लमसम बोल रहे हैं, 70 से 100 के बीच में लगता है फॉर्मूला होगा, जिसको आपको याद रखना चाहिए। अभी एग्जाम के समय है तो उतना तो याद रखना ही चाहिए अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं तो। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन करा रहे हैं सिंपल है, सिंपल सारा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए धड़ाधड़ अब बनते चला जाएगा, ज्यादा टेंशन लेना है नहीं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन कराएंगे। अब वीडियो जाएगा, रेगुलर जाएगा। कुछ कारणवश वीडियो नहीं जा पा रहा था, कोचिंग थोड़ा सेटअप तैयार हो रहा था, कोचिंग एक्सचेंज कर रहे थे, इसकी वजह से वीडियो नहीं जा रहा था। अब क्या है, चेंज कर रहे थे, एक्सचेंज नहीं, चेंज कर रहे थे कोचिंग। ठीक है, इसके वजह से वीडियो नहीं जा रहा था। ठीक है, अब रेगुलर जाएगा और एक से एक वीडियो जाएगा, टेंशन ना लीजिए। चलिए, आपको आप एग्जाम के लिए आपको जो जो जरूरत है वो हम सोचे हुए हैं, सब देंगे, सब के सब जाएगा और अब रेगुलर जाएगा। लिखा हुआ है ए चार्ज पार्टिकल हैज अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी 4.2 into 10 the power minus 4 मीटर पर सेकेंड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2.1 into 10 the power minus 10 वोल्ट पर मीटर। इट्स मोबिलिटीज। अब देखिए मोबिलिटी आपको निकालना है तो मोबिलिटी का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, तभी तो मोबिलिटी आप निकाल पाइएगा। अब मोबिलिटी का फॉर्मूला ही आपको याद नहीं है तो कैसे निकालिएगा, है ना, इसलिए बोले फॉर्मूला। बहुत जल्द हम 1 से 2 दिन में सारा फॉर्मूला भेजेंगे। मोबिलिटी का फॉर्मूला होता है, देखिए मोबिलिटी इक्वल टू होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। बस ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड। वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी 4.2 into 10 the power minus 4, ये हो गया वेलोसिटी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, वोल्ट पर मीटर, तो ये हो गया वोल्ट पर मीटर। ये यूनिट से भी आप वैल्यू जान सकते हैं। तो हो गया 2.1 into 10 the power minus 10, काटिए 21 दूनी 42, तो ये हो गया 2 गुना 10 the power minus 4 10 the power minus 10, तो 4 कट जाएगा तो बचेगा 10 the power 6, 6 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये देखिए 2 into 10 the power 6 कहीं है, बी में है तो लगा दीजिए टिक। ठीक है, हो गया आंसर, कोई दिक्कत इसमें नहीं। नेक्स्ट, ओम्स लॉ इज वैलिड। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये इसके पहले न्यूमेरिकल था, ये कंसेप्चुअल है। जब भी आपको ओम्स लॉ पढ़ाया गया होगा तो ये बात बताया गया होगा कि ओम्स लॉ तब वैलिड होता है जब टेम्परेचर, प्रेशर और स्ट्रेन ऑल फिजिकल क्वांटिटी और कांस्टेंट, सब कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, स्ट्रेन कांस्टेंट होना चाहिए, तब ओम्स लॉ वैलिड होता है। तो यही बोल रहा है ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इज कांस्टेंट। तो आंसर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। कंसेप्चुअल सवाल है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। नेक्स्ट, व्हिटस्टोन ब्रिज बोल रहा है कि व्हाई इज द व्हिटस्टोन ब्रिज मोर एक्यूरेट देन अदर मेथड ऑफ मेजरिंग रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए व्हिटस्टोन ब्रिज जो है वो एक्यूरेट वैल्यू क्यों देता है। ठीक है, ये पूछ रहा है, रीजन पूछ रहा है, तो रीजन ये है इट इज नल मेथड। ठीक है, इसका आंसर भी यही है, इट इज नल मेथड। नल मेथड का मतलब हुआ कि ये जो इसको जो हम एनर्जी दे रहे हैं उस एनर्जी को ये ले नहीं रहा है, सारा कैलकुलेट करके हिसाब किताब करके आपको दे रहा है। ठीक है, और भी मेथड है जिसमें क्या है कि एनर्जी का लॉस हो जाता है, इसमें किसी तरह का लॉस नहीं होता है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, इट इज अ नल मेथड। ये जो लिखा हुआ इट इज बेस्ड ऑन किरचॉफ्स लॉ या इट हैज 4 रेसिस्टेंस, ये तो ठीक है, रेसिस्टेंस पे काम करता है, ये
चार रेसिस्टेंस में होता है, ये अलग बात है। इट डज नॉट इन्वॉल्व ओम्स लॉ, ऐसा कुछ नहीं, ओम्स लॉ के बिना कहाँ आगे बढ़ेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज, जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, तो वहां पे ओम्स लॉ तो लगाते हैं हम लोग, है ना, करंट को डिवाइड करते हैं तो उसी से तो करते हैं। ठीक है, इसलिए इसका आंसर कौन हो जाएगा, नल मेथड। नल मेथड पे काम करता है, इसलिए ये एक्यूरेट वैल्यू हम लोग को देता है। नेक्स्ट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए हम बोले फॉर्मूला अगर याद रखें आप, तो आपका बहुत सारा काम जो है वो आसान हो जाएगा, बहुत सारा काम आसान हो जाएगा। फॉर्मूला रटते रहिए, जब मिले फुर्सत फॉर्मूला याद कीजिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेरीज विथ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज द रिलेशन। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ किस तरह का रिलेशन रखता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ किस तरह का वैल्यू रखता है, तो ई बाय एम इंटू टाउ, ये फॉर्मूला आप लोग देखे होंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई दिख रहा होगा आपको, ऊपर ऊपर है, ऊपर ऊपर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, नीचे रहता तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कौन हो गया, डी। डी इसका सही आंसर है, डी इसका हो गया सही आंसर, डी हो गया सही आंसर। नेक्स्ट, किरचॉफ्स लूप रूल इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ लूप। लूप का मतलब होता है किरचॉफ सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ बोलो किरचॉफ, देखो सेकेंड लॉ का नाम सुनो, किरचॉफ सेकेंड लॉ, किरचॉफ लूप रूल। अगर आप 20 बार ये वर्ड बोल पाते हैं तो हम आपको प्राइज देंगे। क्या बोलना है, किरचॉफ लूप रूल, ये बोलना है लगातार 20 बार, है ना, धड़ाधड़ धड़ाधड़, कम से कम 7-8 सेकंड में बोल के देखिए, किरचॉफ लूप रूल। हमसे तो नहीं होता, एक बार देख लीजिए आप। ठीक है, तो चलते हैं टॉपिक पे आते हैं। किरचॉफ सेकेंड लॉ को बोला जाता है किरचॉफ लूप रूल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, या वोल्टेज लॉ, वोल्टेज रूल, लूप रूल, किरचॉफ सेकेंड लॉ सेम है, तो कुछ भी लिखा रहे आप टेंशन ना लीजिएगा। किरचॉफ लूप रूल इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सेकेंड लॉ एनर्जी पे बेस्ड होता है, किरचॉफ सेकेंड लॉ एनर्जी पे, किरचॉफ फर्स्ट लॉ चार्ज पे। सेकेंड लॉ एनर्जी पे, फर्स्ट लॉ चार्ज पे, तो एनर्जी का आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा पांचवा का आंसर सी। इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू रेसिस्टेंसेस, मान लिया जाए जो रेसिस्टेंस है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा हुआ है, 1 2 3 4 5, इस तरह से n नंबर ऑफ रेसिस्टेंस लगा हुआ है, 1 2 3 4, इस तरह से डॉट 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 n रेसिस्टेंस लगा हुआ है। तो बोल रहा है कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में 2 या 2 से ज्यादा रेसिस्टेंस लगा हुआ है तो इसके क्रॉस क्या सेम होता है, तो याद रखिएगा सीरीज में करंट सेम होता है। क्या सेम होता है, करंट सेम होता है। इलेक्ट्रिक करंट सीरीज में क्या होता है, सेम होता है। पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, चाहे कैपेसिटर हो, चाहे इलेक्ट्रिक करंट हो, चाहे इंडक्टर हो, कहीं भी जाओ, P मतलब पोटेंशियल सेम, पैरेलल में पोटेंशियल सेम, याद रखिएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम होता है, सभी जगह पे पोटेंशियल सेम होता है, सीरीज में चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रेसिस्टेंस के केस में सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी रेसिस्टेंस के क्रॉस इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, सेम होता है। तो यहां चुन लीजिए आंसर, द करंट थ्रू ईच रेसिस्टेंस इज सेम, ए आंसर होगा, करंट सेम होगा। दूसरा में बोलता है द वोल्टेज थ्रू ईच रेसिस्टेंस इज सेम, गलत, वोल्टेज सेम नहीं होता, नाइदर करंट नॉर वोल्टेज थ्रू ईच रेसिस्टेंस इज सेम, ना तो करंट ना, ये गलत है, करंट तो सेम होता है, बोथ करंट एंड वोल्टेज थ्रू ईच, बोल रहा है करंट और वोल्टेज दोनों सेम होता है, ये गलत है, आंसर पहला आपका सही जवाब है। नेक्स्ट, ये न्यूमेरिकल है, मस्त न्यूमेरिकल है, छोटा न्यूमेरिकल है लेकिन मस्त। ठीक है, समझने में मजा आता है, समझाने में भी मजा आता है, समझने में भी मजा आता है, न्यूमेरिकल पढ़ने में भी मजा आता है, पढ़ाने में भी मजा आता है। तो ये रहा न्यूमेरिकल, बोल रहा है ये यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेसिस्टेंस 16 ओम, हाँ एक वायर है जिसका टोटल रेसिस्टेंस 16 ओम दिया हुआ है। यूनिफॉर्म वायर लिखने का मतलब ये हुआ कि रेसिस्टेंस जो है वो यूनिफॉर्मली है, यहां से वहां तक यूनिफॉर्मली है, तार का मोटाई सेम है ना, ऐसा नहीं है कि कहीं ज्यादा मोटा कहीं पतला, ऐसा नहीं है, है ना, मोटाई सेम है,
ठीक है, तो बोल रहा है कि वायर है जिसका टोटल रेसिस्टेंस 16 ओम है। बहुत आसान है, अच्छा से समझिएगा, समझ में आ जाएगा। एक वायर है जिसका टोटल रेसिस्टेंस 16 ओम है, इसको काटा जाता है, 4 भाग में काटा जाता है, कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, काट देते हैं, 1 2 3 और 1 4। तो सोचिए 16 था टोटल, तो 4 भाग में काट दिए तो 1 का 4 हो गया, 4 4 4 4, 4 ओम 4 ओम 4 ओम 4, 4 ओम 4 ओम हो गया। ठीक है, अब बोलता है ये जो 4 कट किए हम लोग उसको पैरेलल में जोड़ दिया गया। वाह, ये रहा पैरेलल में जोड़ दिए, लो तुम भी खुश रहो, ये आ गया पैरेलल, 4 4 4 4। अब बोलता है इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा, तो डरना थोड़ी ना है, आप बताइए फॉर्मूला, आरपी इक्वल टू आर बटा एन, नहीं पढ़े आप लोग, ये ला भी पढ़े होंगे, 1 बटा आर पी इक्वल टू 1 बटा आर वन प्लस 1 बटा आर टू प्लस 1 बटा आर थ्री प्लस डॉट डॉट डॉट, ये भी पढ़े होंगे। ये जनरल फॉर्मूला है, कभी भी लगा सकते हैं। आप अगर इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूला से बनाना चाहते हैं तो लिखिए 1 बटा 4 प्लस 1 बटा 4 प्लस 1 बटा 4 प्लस 1 बटा 4, 4 बार लिखिए, सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको यह भी बताया गया है कि अगर चारों रेसिस्टेंस सेम है ना, अगर सभी रेसिस्टेंस सेम है और अगर पैरेलल में कनेक्ट है तो आप डायरेक्ट आरपी इक्वल टू लिख सकते हैं आर बटा एन, आर बटा एन। आर क्या होता है, आर होता है वैल्यू ऑफ ईच रेसिस्टेंस। तो यहां पर प्रत्येक रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना है, तो सर प्रत्येक रेसिस्टेंस का वैल्यू 4 है, तो 4 लिख दिए, बहुत बढ़िया। और एन का मतलब होता है नंबर ऑफ रेसिस्टेंस, तो कितना है, 1 2 3 4, 4 है तो 4 लिख दिए, काट दिए तो 1 ओम आंसर, ए आंसर हो गया। आपका आंसर कौन हो गया, ए। जा हाँ, किरचॉफ्स पॉइंट रूल इज अ डायरेक्ट कंसीक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन। कुछ नहीं, पॉइंट रूल है, पॉइंट रूल, पॉइंट रूल बोले तो किरचॉफ सेकेंड लॉ का नाम बता दिए थे उस समय, किरचॉफ फर्स्ट रूल का बताते हैं। किरचॉफ फर्स्ट लॉ रहे, पॉइंट रूल रहे, जंक्शन रूल रहे, सभी का मतलब सेम, सभी का मतलब सेम। तो फर्स्ट लॉ बोले थे उस समय चार्ज पे बेस्ड होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो इसका आंसर कौन हो गया, डी। ये यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेसिस्टेंस, ये क्वेश्चन जो था सो, और 7 नंबर का क्वेश्चन जो है एकदम सेम टू सेम है, तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं देंगे और हम धड़ाधड़ बना देंगे। देखिए बोल रहा है, ठीक है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं देंगे, सेम सेम क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वायर है जिसका टोटल रेसिस्टेंस है आर, तो चलो इसको मान लेते हैं आर, टोटल का आर हो गया, वहां 16 दिया था, यहाँ आर दिया, इज कट इनटू एन इक्वल पार्ट्स, एन पार्ट में काट दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 एन, एन टाइम्स में इसको काट देंगे, आर है एन टाइम में काट दिए, तो एक का हिस्सा कितना होगा, आर बटा एन कॉमा आर बटा एन कॉमा आर बटा एन कॉमा आर बटा एन, कितना है ये, एन टाइम्स है, एन टाइम्स है, आर बटा एन आर बटा एन आर बटा एन आर बटा एन, एन टाइम्स है। तो बोल रहा है सबको अगर पैरेलल में जोड़ देंगे तो इक्विवेलेंट कितना आएगा, बताइए फॉर्मूला क्या होता था, आरपी इक्वल टू आर बटा एन, आर का मतलब एक रेसिस्टेंस का वैल्यू, तो एक रेसिस्टेंस का आर बटा एन, तो यहां हो जाएगा आर बटा एन, और एन का मतलब, एन मतलब नंबर ऑफ रेसिस्टेंस, तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 एन तक, एन गो है, तो यहां लिख देंगे नीचे एन, तो बोलिए ऊपर वाला एन नीचे आ जाएगा, तो आर बटा एन स्क्वायर, आर बटा एन स्क्वायर, आंसर ए। नेक्स्ट, हाँ, टेम्परेचर, एज अ टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। आप देखे होंगे वायर जब गर्म हो जाता है तो करंट स्लो हो जाता है, फ्लो जो होता है, करंट का फ्लो जो होता है, बोल सकते हैं हम लोग करंट का वैल्यू कम हो जाता है, क्यों, रीजन क्या है, यही है, रेसिस्टेंस बढ़ जाता है,
रेसिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। तो आप ये बात याद रखिएगा थ्योरी से कि रेसिस्टेंस, यहां से चलते हैं, टेम्परेचर, रेसिस्टेंस और कंडक्टिविटी, अभी यही क्लियर कर देते हैं। टेम्परेचर को अगर बढ़ाइएगा, देखिए टेम्परेचर अगर बढ़ाइएगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, लेकिन कंडक्टेंस जो होगा वो घटेगा। कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस बढ़ता है और कंडक्टेंस घटता है। ठीक है, अगर वायर में रुकावट ज्यादा आएगा, रेसिस्टेंस का मतलब क्या है, रेसिस्ट करने वाला, अगर वायर में रेसिस्ट करने वाला प्रॉपर्टी ज्यादा आएगा, ठीक है, तो उसमें फ्लो का जो है कंडक्टिविटी मतलब फ्लो जो होगा वो घट जाएगा। आप सोचिए कि हम बनाए, एक पाइप ले लेते हैं, चलिए एक पाइप है इस तरह से, एक पाइप है एकदम स्मूथ है, ये अभी एकदम चिकना है, तो पानी का जो इसमें फ्लो है एक अच्छा खासा मिलेगा। वाटर का फ्लो करा रहे हैं इसमें हम लोग, वाटर का फ्लो, वाटर का फ्लो है मस्त एकदम, पूरा भर के पानी आ रहा है, यहां से हम भेज रहे हैं, यहां से हम गर्दा कबाड़ पानी आ रहा है। अब सोचिए यहाँ रेसिस्टेंस क्रिएट कर दें, अगले केस में क्या करें कि यहाँ पे हम लोग है ना टेम्परेचर बढ़ा दिए तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। रेसिस्टेंस बढ़ने का मतलब है कि यहाँ लग गया ऐसे दीवार, ऐसे, फिर यहाँ छोटा सा, फिर बड़ा सा, फिर छोटा सा, फिर बड़ा सा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, छोटा थोड़ा थोड़ा है नो डाउट। अब देखिए पानी यहाँ से भेजिए भर के और यहाँ से पानी भेजिए भर के, यहाँ पे कंडक्टिविटी ज्यादा मिलेगा कि यहाँ ज्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ रेसिस्टेंस कम है, यहाँ पानी को रोकने वाला कोई नहीं है, तो यहाँ पर फ्लो ज्यादा मिलेगा। यहाँ पे पानी को रोकने वाला रेसिस्टेंस क्रिएट हो गया, तो यहाँ पे जो कंडक्टिंग होगा वो कम हो जाएगा। रेसिस्टेंस बढ़ा दोगे, रेसिस्टेंस बढ़ा दोगे तो फ्लो घट जाएगा। यही चीज है, ये चीज जो समझाएं ये मैकेनिक्स से समझाएं, और ये जो समझना है आपको वो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से समझना है। ठीक है, कि टेम्परेचर बढ़ता है तो रेसिस्टेंस बढ़ जाता है, रेसिस्टेंस बढ़ जाता है तो कंडक्टेंस घट जाता है। चलिए समझ गए होंगे, तो इसका आंसर कौन हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज होने से इंक्रीज, रेसिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीजेस। बी का आंसर है, बी, बी। नेक्स्ट चलिए, two cells of EMF E1 and E2 or internal resistance R1 and R2 respectively are connected in parallel equivalent EMF of the combination। देखिए बोल रहा है कि देखिए इसमें क्या है ना कि दो सेल है, EMF दिया हुआ E1 E2, रेसिस्टेंस दिया है R1 R2, तो उसका इक्विवेलेंट EMF का वैल्यू क्या होगा, बता, ये रियल फॉर्मूला है, आपको ये याद रखना है। इसका आंसर ए है, ए और बी यहाँ दोनों सेम हो चुका है, तो ये आप थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, दोनों सेम नहीं है, यहाँ पे कुछ भी चेंज कर दीजिएगा। एक का आंसर ले लेते हैं हम लोग, ए इसमें आंसर है तो दोनों यहाँ सेम, तो दोनों आंसर हो जाएगा, लेकिन ए मान लीजिएगा आंसर, इसमें कुछ भी चेंज कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ R1 R2 या 2R कर दीजिएगा, कुछ भी कर दीजिएगा, टेंशन ना लीजिए, ना आप जानते हैं। नेक्स्ट 12, इफ द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज इट्स कंडक्टिविटी। अभी देखिए यही चीज आपको बताए थे, यही चीज अभी वहां बताए थे। ठीक है, कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टर इट्स कंडक्टिविटी क्या होगा। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर कंडक्टर का बढ़ा देते हैं तो कंडक्टिविटी क्या होगा, क्या होगा, घट जाएगा, घट जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हमें समझना होगा, यहाँ डिक्रीज लिखाएगा, डिक्रीजेस लिनियरली, आंसर होगा डी। यहाँ पे बी भी डिक्रीज हो रहा है, लेकिन बी आंसर नहीं देंगे, डी देंगे। याद रखिएगा, जिस रेशियो में टेम्परेचर को बढ़ाइएगा उसी रेशियो में कंडक्टिविटी घटता है, लीनियरली घटता है, यही होता है लीनियरली। ठीक है, जिस रेशियो में बढ़ाइएगा उसी रेशियो में घटेगा। नेक्स्ट, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द जेरिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मीटिंग एट ए पॉइंट। याद कीजिए किरचॉफ फर्स्ट लॉ, आपको याद ही होगा। किरचॉफ फर्स्ट लॉ में बोला जाता है कि किसी भी जंक्शन पे जो इलेक्ट्रिक करंट का सम होता है उसका सम 0 होता है। जैसे अगर इधर से करंट I1 आ रहा है, इधर से I2 आ रहा है, इधर I3 जा रहा है, इधर I4 जा रहा है, तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट लॉ सबको अगर जोड़ेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल टू 0 होगा।
सम कितना होगा, 0 होगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर सबको जोड़ेंगे तो 0 कैसे होगा, ये 4 है, ये 5 है, ये 9 है, ये 8, अगर ऐसा है न्यूमेरिकल वैल्यू तो सबको जोड़ेंगे तो 0 कैसे होगा, 10 12 15 18 20 कुछ भी आना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि आने वाली को प्लस में लेते हैं, रियलिटी भी यही है, आने वाली को प्लस में लेते हैं और जब वही जाती है तो उसे क्या में लेते हैं, माइनस में। तो जो आ रही है करंट उसका वैल्यू प्लस में पुट करेंगे और जो जा रही है करंट उसका वैल्यू माइनस में पुट करेंगे, तो दोनों का सम होके क्या हो जाएगा, 0 मेरे हीरो। तो याद रखना कि इलेक्ट्रिक सर्किट में अलजेब्रिक सम जो होता है, किसी भी मीटिंग पे यहाँ जो मिल रही है, मीटिंग हो रही है, उसका जो सम होता है वो कितना होता है, 0 होता है। चलिए किरचॉफ फर्स्ट लॉ है। अच्छा जी, न्यूमेरिकल दे दिया, ठीक है कोई बात नहीं, बढ़ते आगे हम। देखिए बोल क्या रहा है, यहाँ बोल क्या रहा है, सो देखिए ये वायर कैरीज ए करंट ऑफ 1 माइक्रो एम्पियर, आई का वैल्यू है 1 माइक्रो एम्पियर, तो लिखेंगे 1 × 10⁻⁻6 एम्पियर। बहुत बढ़िया। इफ ए चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें बता रहा है, हमें पहले से पता होता है, ये सब क्यों बताया जाता है, 12th के लड़का लोग तैयारी कर रहे हैं। चलिए ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज, देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर सेकंड, पर सेकंड, पर मतलब 1 सेकंड होता है, तो समझते हैं पर मतलब 1 सेकंड थ्रू द वायर इच, बोल रहा है थ्रू द वायर ये चार इतना ही, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा था, हम समझ गए, अब ये भुला जाते हैं, समझ गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। देखो करंट का वैल्यू ये दिया है, ये तो हम लोग जानते हैं यार, पर सेकंड मतलब 1 सेकंड, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, बोल रहा है किसी भी वायर में अगर 1 माइक्रो एम्पियर करंट पास हो रहा है तो 1 सेकंड में उस वायर से कितना इलेक्ट्रॉन पास हो जाएगा, यही सवाल है कि किसी भी वायर से 1 माइक्रो एम्पियर करंट पास हो रहा है तो 1 सेकंड में उससे कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हो जाएगा। देखो हम लोग जानते हैं I इक्वल टू होता है I इक्वल टू होता है Q बाय E, नहीं Q बाय T। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कीजिएगा तो यहां से हो जाएगा Q इक्वल टू I गुना T, हाँ ये तो जान गए। Q इक्वल टू होता है NE I गुना T, ये भी जान गए हम लोग, वाह ब्रिलियंट है। N इक्वल टू क्या हो जाएगा, I गुना T बटा E, वाह वाह वाह। N इक्वल टू क्या होगा, I का वैल्यू उठा लो वहां से 10⁻⁻6, बहुत बढ़िया। T का वैल्यू 1, बहुत बढ़िया। E का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19, बहुत बढ़िया। अब देखिए हिसाब कर देते हैं इसका, इससे कर देते हैं N इक्वल टू, ठीक है 1 बटा, ये देखिए ये डेसिमल है 1.6, तो इसको लिखेंगे 10/16 गुना, ऊपर में 6 जीरो है, नीचे -19 है, ऊपर -6, तो -6 से -6 काट देंगे तो -13 यहाँ बचेगा, सही जोड़े 13 जाएगा ऊपर तो प्लस में हो जाएगा 13, देखो 13 चला गया ऊपर में प्लस में, बहुत बढ़िया। कौन ला प्लस 13 वाला आएगा, ये आंसर ये डिवाइड करके देखो, 10 को 16 से डिवाइड कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 0.625 × 10⁻13 इलेक्ट्रॉन। देखा मजाक में हम लोग क्वेश्चन कर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ आर रेसिस्टिविटी। देखो एक बात बताते हैं, ये थ्योरी का क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो होता है, क्या होता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट मतलब अल्फा। टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो होता है वो सेमीकंडक्टर का नेगेटिव होता है, सेमीकंडक्टर का नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो होता है वो सेमीकंडक्टर का कैसा होता है, नेगेटिव होता है। याद है सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इतना वोल्ट इज मेंटेन अक्रॉस अ कंडक्टर ऑफ रेसिस्टेंस इतना, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू इट इन 1 सेकेंड इज। देखो सीबीएसई का क्वेश्चन है लेकिन डरना नहीं है, बोर्ड लेवल ही क्वेश्चन है। देखिए सवाल क्या बोल रहा है, यहां बोल दिया
कि वोल्टेज जो दिया है, वोल्टेज दिया है 200 वोल्ट। उसके बाद बोल रहा है इसमें जो रेसिस्टेंस है R इक्वल टू ये दिया है 100 ओम। बहुत बढ़िया, 100 ओम। उसके बाद बोलता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ रे, यही क्वेश्चन तो अभी हम लोग किए थे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ इन 1 सेकेंड, टी इक्वल टू कितना समय दिया है, 1 सेकेंड। चलो बस, पता है इसमें और उसमें अंतर क्या है? उसमें करंट का वैल्यू दिया था और इसमें करंट छोड़ के वोल्टेज और रेसिस्टेंस दिया है, तो वोल्टेज और रेसिस्टेंस को मिला के करंट निकाल लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। और ई का वैल्यू आप लोग को तो याद ही ना होगा, ये वाला याद है ना, ये यूज होगा। चलो तो आई इक्वल टू लिखो क्यू बटा टी, यहीं से शुरू होगा जगराता, है ना। आई इक्वल टू क्यू बाई टी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो क्यू इक्वल टू होगा आई गुना टी। देखिएगा कितना धजिया उड़ाएंगे अभी फॉर्मूला का सब। क्यू, क्यू को क्या लिखेंगे, एन ई लिखेंगे, लिख दिए। आई को क्या लिखेंगे, वी बटा आर लिखेंगे। नहीं याद होगा, आई इक्वल टू वी बटा आर, याद है, भुला गए, याद होगा, हमको याद है, तुमको याद होगा, टेंशन ना। ये तो आई इक्वल टू वी बटा आर और टी टी हो गया। बोलो एन, एन ई, ओ एन निकालना है सर, एन, तो एन लिख देते हैं यहाँ, तो वी बाय आर गुना टी। आई ई कहाँ गया सर, ई, हाँ चलो ठीक है, ई जो लेते हैं बाबू, ई हम लोग ले लेते हैं नीचे। अब तकलीफ नहीं ना, नहीं सर अब कोई तकलीफ नहीं। चलो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, हाँ भी का वैल्यू आ दिया, देखो कितना इतना बड़ा सा डिजिट दिया 200, तो 200 लिख देते, क्या दिक्कत है, लो 200। आर का वैल्यू, अरे 100 है यार, लिख लो 100 लिख दिए जा। टी का वैल्यू 1 लिख दिए, चलो ठीक है। ई का वैल्यू, वाह जियो, हम लोग सब लिख दिए जी सर। नेक्स्ट एन इक्वल टू, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, देखिए काट दिए हम, है ना, हाँ ठीक है, तो 2 हो गया। यहाँ पे देखिए एक डेसिमल ऊपर ले जाते हैं तो 10 हो गया, नीचे हो गया 16, ये ऊपर ले जाते हैं ये तो ऊपर हो जाएगा प्लस 19, ठीक है। अगर 2 से अब काट देते हैं इसको, इसको भी काट देते हैं तो ये हो जाएगा 8, तो 10 बटा 8 हो गया, तो एन इक्वल टू हो जाएगा 10 बटा 8 गुना 10 दी पावर 19। मैच नहीं कर रहा है सर, हाँ करेगा, देखिए एक टेंशन ना लो। देखिए 10 यहाँ पे है मेरा, 19 वाला अगर हम बात करते हैं तो ये हो सकता है आपका 1 1, कैसे डिवाइड करके देखिए, 8 एकम 8, 2 बच गया सर, ठीक है, 8 दूनी 16, 4 बच गया सर, 5, 8 पचे 40 आ गया आपका। ए जो है वो करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत इसमें, देख लीजिए बड़ा शानदार न्यूमेरिकल था, हम आपको बनाए। इधर ये क्वेश्चन जो है वो सिर्फ फॉर्मूला का धजिया उड़ा दिए, क्वेश्चन खत्म। बोल रहा है एन ई टी एम हैव देयर यूजुअल मीनिंग, बहुत बढ़िया, लड़का को ना बेहोशे कर दो ये सब नया नया बात बोल के। अरे यार यूजुअल मीनिंग, लड़का यहाँ समझिए नहीं पाता आपका लैंग्वेज क्या है, सो यूजुअल मीनिंग सुन के क्वेश्चन छोड़ देगा, कुछ नहीं है, मतलब जो इसे रिप्रेजेंट करते हैं वो बोल रहा है। एन का मतलब नंबर ऑफ, एन यहाँ पर जो क्या है, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ई क्या हो गया इलेक्ट्रॉन, टी हो गया सेकेंड, एम हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बोल रहा है, कुछ बात है नहीं, है ना। देन रेसिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ लेंथ एल, ये एल है भाई, इसको याद रखना, ये एल है, ये एल है, ये बेचारा 1 दिख रहा है, इसका बड़ा तकलीफ है, ये एल है। एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ए इज गिवन बाय, ठीक है। नॉर्मल बात यह है कि आपको रेसिस्टेंस का फॉर्मूला लिखना है, नॉर्मल बात यह है कि रेसिस्टेंस का फॉर्मूला लिखना है और इस तरह से फॉर्मूला लिखना है। यार अभी तक रेसिस्टेंस का हम इस तरह फॉर्मूला देखा है, टेंशन ना लो, हम दिखाते हैं। रो इक्वल टू एम एन ई स्क्वायर टाउ, ये तो देखा है, ये वाला बहुत बढ़िया, हाँ सर ये हम देखे हैं सर, ठीक है। तो आर इक्वल टू ये भी तो देखे होंगे, रो एल बाय ए, यस सर बहुत बढ़िया, खत्म कहानी खत्म। आर इक्वल टू रो एल बाय ए, रो के जगह क्या पुट कर दीजिए, एम एन ई स्क्वायर टाउ गुना सॉरी एल बटा ए,
देख लीजिए, रो के जगह में वाला वैल्यू पुट कर दिए, L/A मिला लीजिए, एम एल एन ई स्क्वायर टाउ ए, एन ई स्क्वायर टाउ ए, बी आंसर आ गया, बी मेरा आंसर आ गया ना। चलो ये क्वेश्चन, ये सीबीएसई में आया क्वेश्चन है। देखिए सीबीएसई वाले ने क्या किया, एक ही में दोनों पूछ दिया, किरचॉफ फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ दोनों एक ही में, खेल खत्म, बार बार क्यों माथा पटके, एक ही में पूछ देते हैं। किरचॉफ फर्स्ट लॉ किस पे बेस्ड होता है, देखिए समेशन ऑफ करंट का जीरो होना, मतलब ऑल द करंट मीटिंग एट ए पॉइंट इज जीरो, और यहाँ समेशन ऑफ ड्रॉप जो दिया गया, ये जो दिया गया वोल्टेज सो और जो लिया सो, दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। ये दिया गया वोल्टेज, ये लिया गया वोल्टेज, दोनों का वैल्यू सेम, ठीक है। किरचॉफ फर्स्ट भी यहां लिखा हुआ है, किरचॉफ सेकंड रूल लिखा हुआ है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। फर्स्ट लॉ जो है वो चार्ज पे बेस्ड होता है, और सेकंड लॉ जो है वो एनर्जी पे बेस्ड होता है। यस सर, हम लोग को बताए थे आप, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ आंसर जो होगा हमारा, फर्स्ट में चार्ज होना चाहिए, फर्स्ट में सी आंसर हो गया, फर्स्ट में चार्ज। ओहो गलत हो गया सर आपसे, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये डी आंसर होगा आपका, डी आंसर होगा आपका। आंसर कौन हो गया, डी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 19, इन डीसी सर्किट द डायरेक्शन ऑफ करंट इनसाइड द बैटरी एंड द आउटसाइड द बैटरी रिस्पेक्टिवली, और वाह, बोल रहा है कि बैटरी है, एक बैटरी उठा लो, किधर गिरे, एक बार आ जा, हाँ, बैटरी उठा लो, इसमें एक रेसिस्टेंस लगा लो, बैटरी ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे, हर टीचर ने बताए होंगे, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, बहुत बढ़िया। सब ये भी बताए हैं कि बैटरी प्लस से करंट किधर जाता है, माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ, ऐसे। तो देखिए यहाँ करंट के डायरेक्शन जो प्लस से माइनस है, ये एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल साइड में है। इंटरनल में सोचिए, सोचिए इंटरनल में माइनस से प्लस हो रहा है, बैटरी के अंदर करंट के डायरेक्शन माइनस से प्लस, और बैटरी के बाहर प्लस से माइनस। हम लोग आधा याद रखे हुए हैं, आधा में दिमाग लगा लीजिए। प्लस, आपसे कोई भी पूछेगा करंट किधर से किधर जाता है, तो कोई बता देगा कि प्लस से माइनस जाता है, ठीक है, प्लस से माइनस, लेकिन एक्सटर्नल, बैटरी के अंदर देख लीजिए, बैटरी के अंदर माइनस से प्लस। तो वही पूछ रहा है कि इन डीसी सर्किट डायरेक्शन ऑफ करंट इनसाइड, पहले इनसाइड वाला बताइए, उसके बाद आउटसाइड, उसके बाद आउटसाइड, मतलब करंट का डायरेक्शन किसी भी बैटरी में अंदर किस तरह का होता है और बाहर किस तरह का होता है। तो अंदर में हम जान गए नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव ला उठाइए, ठीक है, तो पॉजिटिव ला तो गलत हो गया, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और बाहर में पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, सी आंसर, सी आपका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, a car batteries is charged by इतना वोल्ट सप्लाई एंड एनर्जी स्टोर इन इट इज इतना, द चार्ज पासेस थ्रू द, देखिए एक बात बताते हैं, एक आप फॉर्मूला सुने होंगे, पढ़े होंगे, याद किए होंगे, ऐसे डेल्टा V इक्वल टू U बाय Q, नहीं सर नहीं पढ़े, अच्छा W इक्वल टू पढ़े होंगे, W इक्वल टू W बाई Q, तो W बोलिए या एनर्जी बोलिए, बात सेम है, वर्क ही एनर्जी है, तो एनर्जी लिख दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों करें, हमको क्यों निकालना है ना, हाँ करना होगा। बोल रहा है कि इसमें चार्ज कितना होगा, चार्ज पास्ट, क्यों निकालना है, तो क्यों कैसे निकलेगा, एनर्जी ऊपर वोल्टेज नीचे, एनर्जी का वैल्यू उठाइए, जूल, जूल मतलब एनर्जी होता है सर, 7.2 इंटू 10⁵, बहुत बढ़िया, और वोल्टेज मतलब 12, बड़का पहाड़ा पढ़िए, 12 12 12 दूनी 24, 12 5 60, बरछक 72, जा 0.6 गुना 10⁵ कहीं है, अरे अरे कैसे, एक जीरो लेके दे दीजिए इसको, बहुत तकलीफ है इसके जिंदगी में, तो एक जीरो दे देंगे तो डेसिमल हट जाएगा, तो जाएगा 10⁴, देख लीजिए, ये आंसर आपका, ये आपका आंसर, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं।
द इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम बाय, आई हो दादा, व्हेन ऑपरेट इतना। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो आपको अच्छा से समझना होगा, टफ नहीं है, तो इसको हम आसान भी नहीं बोलेंगे। ये रहा बल्ब, देखा कितना खतरनाक बल्ब लगा लिए हम। ये रहा बल्ब, ये बल्ब हो गया, इसमें लिखा हुआ है 220 वोल्ट और 100 वाट। 110 वोल्ट है, 110 हम लोग लाते थे दुकान से 220 वोल्ट और जिसमें लिखा रहता था 100 वाट। तो इसका ना रेसिस्टेंस निकालिए वी स्क्वायर बाय पी करके। सबसे पहले ये जो रेटिंग रहता है, ये जो लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि बल्ब 220 वोल्ट पे ऑपरेट होगा और ये जो कितना वाट का है, 100 वाट का है। तो कोई भी बल्ब आप लेते हैं तो उसका रेसिस्टेंस निकालना होगा सबसे पहले। तो इसका रेसिस्टेंस इस फॉर्मूला से निकलेगा, R इक्वल टू वी स्क्वायर बाय पी से। तो वी स्क्वायर यहाँ आप देख लीजिए, R इक्वल टू हो जाएगा, वी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ कितना है, तो 240, 220 गुना 220 डिवाइड बाय पावर, पावर कितना है 100, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, अगर 22 को 22 से गुना कीजिएगा तो 4 8 4 आ जाएगा। इतना ओम आ गया रेसिस्टेंस, इस बल्ब का इतना ओम क्या आ गया, रेसिस्टेंस। किसी भी बल्ब का आप रेसिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो मस्त है फॉर्मूला, जो रेटिंग वहां लिखा हुआ है ना, वोल्टेज का स्क्वायर कीजिए और जो जितना वाट का होगा उसको नीचे से डिवाइड कर दीजिए तो निकल आएगा। ठीक है, ये बल्ब का रेसिस्टेंस निकला। ठीक है, हमको पूछ रहा है कि वो पावर कितना कंज्यूम करेगा, तो ये 100 वाट का है। ठीक है, इतना पावर, अभी देखो इसको ऑपरेट कितना पे किया जा रहा है, 110 वोल्ट पे किया जा रहा है, 10 वोल्ट पे किया जा रहा है। तो अब पावर हम लोग निकालेंगे, पावर निकालेंगे तो पावर इक्वल टू लिखेंगे वी स्क्वायर बाय आर। यही फॉर्मूला लिखे हैं, देखिए पी यहां ले गए, आर यहां ले आए हैं। ठीक है, लेकिन जब बल्ब का रेसिस्टेंस निकालना रहेगा तो वो वाला यहाँ वोल्टेज लिखना रहता है जो इसमें लिखा हुआ है, बल्ब में जो लिखा रहता है। ठीक है, अब जब हमको पावर निकालना है ना, कि कितना वो कंज्यूम करेगा, कितना पावर वो कंज्यूम करेगा, तो यहाँ पे कौन सा वोल्टेज लिखना पड़ेगा, जितना से उसको ऑपरेट किया जा रहा है। कितना से ऑपरेट किया जा रहा है, 110 से, तो 110 गुना 110 दो बार लिख देंगे और आर का वैल्यू है 484। ठीक है, अब इसको काट के देखिए, 11 से काटिए, 11 से काटते हैं इसको, तो 11 11 चौके 44 और 11 चौके 44, 44 बार में कट गया और ये कट गया 10 बार में, गुना, उसके बाद इसको फिर से काटिए, है ना, 11 से, तो ये 10 बार में और इस 4 बार में कट गया। ठीक है, अब देखिए ऊपर 100 है, नीचे 4 है, तो 4 को 100 को काट देंगे तो 25 आ जाएगा, 25 वाट आंसर हो जाएगा। 25 वाट क्या हो जाएगा आपका आंसर, इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम इतना। देखिए बोल रहा है कि ये जो बल्ब था वो कितना पावर कंज्यूम करेगा, तो 25 वाट पावर जो है कंज्यूम करेगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप देख लीजिए अच्छा से। ठीक है, किए कुछ नहीं, ये कौन सा वोल्टेज था जो बल्ब में लिखा रहता है, और ये कौन सा वोल्टेज है जिसमें हम लगाए हैं। तो बल्ब में जो लिखा रहता है वहां से रेसिस्टेंस निकाल देंगे, ये फॉर्मूला होता है, ये आपका फॉर्मूला, फॉर्मूला आपको याद ही होना चाहिए। ठीक है, और ये यहाँ पे कौन सा वोल्टेज जिससे ऑपरेट करेंगे। ठीक है, आंसर बड़ा शानदार आया है, बड़ा सिंपल है, देख लीजिए आप इसको एक बार घुमा के। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो ये हो गया द डायमेंशन ऑफ मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरीज आर। डायमेंशन निकालना है इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी का, आप बहुत आराम से इसका निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी को, थोड़ा स्पीड चलिएगा गाड़ी अब थोड़ा सा, है ना। चलो ठीक है, तो VD इक्वल टू ई बताए थे हम, बताए थे, ये हो गया VD। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं F बटा Q, Q को ले जाएंगे ऊपर, तब V गुना Q हो गया, नीचे हो गया F। अब सबका डायमेंशन पहले लिखिए, वेलोसिटी का होता है L T के पावर -1, बहुत बढ़िया। चार्ज का होता है AT, बहुत बढ़िया। फोर्स का होता है M L T के पावर -2, बहुत बढ़िया। अब सबको अरेंज कर दीजिए, M को ऊपर ले जाइए, M के पावर -1, M ऊपर चला गया, M के पावर -1। L का बात करते हैं, L से L कट रहा है ना सर, हाँ सर कट गया, L से L कट गया, खत्म कीजिए।
टी के पावर -1 टी के पावर प्लस ऊपर में, तो एक माइनस प्लस कट गया, ये ऊपर जाएगा तो टी के पावर 2 हो जाएगा। ए ऊपर पहले से है तो ऊपर ए हो गया, ए आंसर है, कहीं पे है देखिए, एम के पावर -1 टी के पावर 2 एक हो, बी आंसर मिल गया। चलो ये आंसर हो गया आपका, देख लीजिए कैसे कैसे लिखे देख लीजिए, है ना, सब फॉर्मूला तोड़े और कुछ नहीं। नेक्स्ट, ओए हो दादा, 220 वोल्ट मेन सप्लाई इज कनेक्टेड टू अ रेसिस्टेंस ऑफ एक, बहुत बढ़िया, कुछ खास है नहीं, बहुत आराम से तुम बना सकते हो। वोल्टेज दिया हुआ है, वोल्टेज मतलब 220 वोल्ट, देखना बोलेगा अच्छा सर ये तो हम बना लेंगे। आर का वैल्यू दिया हुआ 100 के, ओम लिखा रहना चाहिए, ओम, ऐसे ओम, ठीक है। तो देखिए के मतलब किलो ओम है, किलो ओम को ओम में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 1000 से गुना कर देंगे, लो कर दिए, तो ये ओम हो गया, तो आर का वैल्यू हो गया 10⁵ ओम, ऐसे हो गया, ठीक है। वोल्टेज दिया 220 वोल्ट, आर का वैल्यू इतना दिया, हमसे पूछ रहा करंट बता, तो करंट क्यों नहीं बताएंगे, आई इक्वल टू वी बटा आर होता है, वी का वैल्यू हो गया 220 वोल्ट, और नीचे लिख देंगे 10⁵, रेसिस्टेंस का वैल्यू 10⁵। कुछ कटेगा, जरूर कटेगा सर। क्या करते हैं, एक काम करते हैं बाबू, ये जो 10⁵ है ना, इसको हम मजा लेते हैं, मजा ऐसे लेते हैं, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 1 2 3 4 5 0 लाते हैं, यहाँ 5 0 पुट करते हैं, काटने में ना मजा आएगा। हाँ सर सही बोले, 1 2 3 4 5 0, 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। अब 1 0 को देखे, सुनो, ये जो 22 है, 22 को लिख रहे हैं 22/10, ठीक है सर, 3 0 का किए, 3 0 ऊपर ले जाओ, 10⁻⁻3, देखो कैसे कैसे किए सो, देखो 4 0 यहाँ बच रहा था, 1 0 को नीचे रहने दिए, और 3 0 को ऊपर ले गए, तो ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा -3, ठीक है। अब 22 को 10 से डिवाइड करो तो हो जाएगा 2.2 इंटू 10⁻³ को ही मिली कहते हैं, 10⁻³ को कहते हैं मिली, और ये मतलब एम्पियर, तो आंसर हो गया 2.2 मिली एम्पियर, मिली, यस सर, मिली एम्पियर आंसर, आंसर मिलाना पड़ता है, तो आंसर कौन हो गया, ए। कैसे किए पता चला, ठीक है। 5 0 में 1 0 काट गया, 4 0 बचा, 4 0 में 1 0 नीचे लिख दिए, 3 0 बचा, 3 0 को ऊपर लगे, -3 हो गया, 10⁻³ को मिली कहते हैं। नेक्स्ट, द इंटरनल रेसिस्टेंस इज इतना, द वैल्यू ऑफ करंट आई, ये क्वेश्चन अधूरा है, ये अधूरा रह गया, इसके वजह से इसको छोड़ देते हैं। ये मजा आएगा, ये सब बता दो, जल्दी बता दो, ये बताएंगे नहीं हम, ये पक्का नहीं बताएंगे, ये क्वेश्चन नहीं बताएंगे, जाओ जिसको जो बिगाड़ना है बिगाड़ो। 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6, ये वाला, ये आंसर, ये याद कर लो, ये याद कर लो, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू होता है 1 किलोवाट आवर, मतलब 1 किलोवाट बराबर हो गया, है ना, तो 1 किलोवाट में लिखेंगे 1000 वाट, और 1 घंटा में 3600 सेकेंड, इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा आंसर, 36 को लिख दिए, गुना कर दिए 10⁵, इसको जूल क्या बोलते हैं, इसको वाट और सेकेंड को जूल कहते हैं, ठीक है। तो 3 0 और 2 0, 5 0 और 36 लिख दिए। अब 10, एक गुना ऊपर, एक 10 ऊपर कर दो और एक 10 नीचे कर दो, तो एक 10 नीचे करोगे तो 3.6 हो जाएगा, और ऊपर करोगे तो 6 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया 1 किलोवाट बराबर, ये बता चुके हैं पहले भी, तो ज्यादा मजा ना ले, इसमें तो है ही नहीं। ये क्वेश्चन, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्विवेलेंट टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल नॉट वोल्ट, याद रखना। कालिया जी सर हम तो डिस्टर्ब हो गए थे, ये नहीं होगा आंसर, क्योंकि ये वोल्ट लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है, किसका है, एनर्जी का यूनिट है, ठीक है, और वोल्ट हो गया पोटेंशियल का यूनिट, तो एनर्जी को हम एनर्जी में ही लाएंगे, तो इसका आंसर सी होगा, सी होगा, ठीक है। पता चले कुछ भी लिख दे रहे हैं, ये फील्ड है, ये किलोवाट आवर है, ये गलत है, ठीक है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, जूल पे ध्यान दीजिएगा, नहीं तो मारे जाइएगा एग्जाम में। इन अ व्हीटस्टोन ब्रिज इफ द बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर आर इंटरचेंज देन डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर विल बी, देखिए आप व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़े हैं, पढ़े हैं, यस सर पढ़े हैं, लेकिन हम भुला भी तो गए, कोई बात नहीं, याद दिलाते हम। देखिए क्या है, ये हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज, ऐसे
ऐसे ऐसे। आए हो दादा, बैटरी भी लगाना था हमको। चलो ऐसे एडजस्ट कर लेंगे, ऐसे बैटरी लगे। यहाँ गैल्वेनोमीटर लगाते थे, याद करो, ये गैल्वेनोमीटर। तो बोल रहा है कि गैल्वेनोमीटर और बैटरी को अगर इंटरचेंज कर दिया जाए तो डिफ्लेक्शन में मतलब करंट के डायरेक्शन में किसी तरह का परेशानी होगा तो नहीं होगा। नॉट चेंज। याद रखिएगा कि गैल्वेनोमीटर की जगह बैटरी लगा देंगे या बैटरी की जगह गैल्वेनोमीटर लगा देंगे, इससे कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। यही है सवाल। When a wire is stretched and its radius becomes r/2 then its resistance will be। देखो ये क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल है, एक बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन हम इसे आपको ट्रिक से बता देंगे, आंसर बहुत आराम से आ जाएगा। देखिए क्या है, एक वायर है जिसका रेडियस, क्रॉस सेक्शन का ये जो रेडियस है वो r है। अगर समझिएगा, तो अगर इसका रेडियस कम कर दीजिएगा तो देखिए इसका लेंथ जो है वो बढ़ जाएगा। इसका लेंथ क्या है, बढ़ जाएगा, ऐसे बढ़ जाएगा। अगर रेडियस कर दोगे r/2 तो ठीक है, यही बोल रहा है कि व्हेन ये वायर इज स्ट्रेच्ड, खींच दिया जाता है, एंड इट्स रेडियस बिकम्स r/2, रेडियस कम हो जाएगा। वायर को खींचिएगा, वायर को अगर खींचिएगा, बड़ा कमीना मक्खी है, कहाँ बैठा हुआ कैमरा पे। ठीक है, देखिए क्या है, एक वायर है, वायर को अगर खींचिएगा तो रेडियस कम तो हो जाएगा, r/2 हो जाएगा, लेकिन इसका जो लेंथ है ये भी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। लेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि इसका रेसिस्टेंस क्या होगा, इस वायर का रेसिस्टेंस क्या होगा। तो आपको याद होगा रेसिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है ρl/a होता है, मतलब r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l होता है। लेंथ बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। इसीलिए देखिए, हाँ ये तो डी तो कोई मत लगाना टिक, क्योंकि डी में बोल रहा है घट रहा है, ये तो होगा ही नहीं। या तो ए आंसर होगा, या तो बी होगा, या तो सी होगा। बात आ रही समझ में, बढ़ता है। अब बात यहाँ ये है कि सर रेडियस को अगर हम आधा किए, ठीक है, रेडियस को अगर हम आधा किए तो रेसिस्टेंस कितना बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा। हम आपको बताते हैं इसका ट्रिक, याद रखिएगा। दो तरह का ट्रिक है, एक रेडियस को लेके, एक लेंथ को लेके। रेडियस को अगर आधा किया जाएगा, आधा, तो याद रखिएगा लेंथ जो इसका होगा वो 4 गुना बढ़ जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। 4 लेंथ जो हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। ये याद रखिएगा, लेंथ उसका n टाइम्स बढ़ जाएगा, 4 टाइम्स। आधा रहेगा तो 4 टाइम्स बढ़ेगा, मतलब 2 का स्क्वायर कर देना है। अगर रेडियस को r/3 किया जाए तो बताइए लेंथ कितना बढ़ेगा, 9l हो जाएगा। बताइए r/ अगर ये 4 किया जाए, रेडियस को r/4 किया जाए तो लेंथ कितना हो जाएगा, न्यू लेंथ ये हो जाएगा 16l हो जाएगा। ये कर लोगे, ये कैसे होता है, ये वॉल्यूम को इक्वल करके आता है। इतना कैलकुलेशन अभी नहीं करना आपको, बस याद रखिएगा। r/2 किया रेडियस को तो लेंथ हो जाएगा 4l, ठीक है। r/3 किया तो लेंथ हो जाएगा इसका गुण स्क्वायर कर रहे हैं, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16। ऐसे रेडियस ऐसे घटाओगे तो लेंथ ऐसे बढ़ेगा। अब आ जाओ सर, आप तो हमको रेडियस बता रहे हैं, लेंथ को बता रहे हैं, हमको न्यू रेसिस्टेंस बताइए। तो सुनिए, न्यू रेसिस्टेंस n² इंटू r ओल्ड होता है। ये मस्त फॉर्मूला है, याद रखिएगा। न्यू रेसिस्टेंस चाहिए, ठीक है। n का मतलब कि कितना टाइम्स लेंथ बढ़ा, लेंथ कितना टाइम्स बढ़ा वो n होता है। अब बताइए, क्वेश्चन में बोल रहा है कि रेडियस को आधा किया गया, रेडियस को आधा किया गया तो लेंथ कितना गुना बढ़ गया, 4 गुना बढ़ गया, 4 गुना। तो n का वैल्यू यहाँ 4 पुट कर देना है, तो 4 का हो गया स्क्वायर। और ओल्ड r कितना है, r है ना। पुराना रेसिस्टेंस कितना मान के चलना है हम लोग को, r सब में दिया है तो r मान लिए, पुराना रेसिस्टेंस r हो गया। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, तो 16r इसका क्या हो गया आंसर। देखिए इससे ना बहुत सारा क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। चलो एक सवाल कर ही लेते हैं आपसे, एक सवाल कर लेते हैं। सवाल ये है कि एक रेसिस्टेंस जिसका वैल्यू 10 ओम है, वायर
वायर को डबल कर दिया, लेंथ को डबल कर दिया गया, जिसका लेंथ L था उसका लेंथ क्या किया गया, डबल किया गया, L को 2 गुना कर दिया गया, यहां से यहां तक अब लेंथ कितना है 2 गुना। तो इसका बताइए रेसिस्टेंस क्या होगा। देखिए L लेंथ के वायर का 10 ओम है, तो 2L लेंथ का वायर का रेसिस्टेंस कितना होगा। तो फॉर्मूला लिखेंगे एन स्क्वायर गुना आर, आर का वैल्यू यहां 10 है ना, बोलो कितना गुना लेंथ बढ़ा है, 2 गुना बढ़ा है, तो 2 का स्क्वायर गुना आर, आर का वैल्यू कितना 10, तो हो गया 4 गुना 10 आया कितना 40 ओम। ठीक है, बाकी न्यूमेरिकल जाएगा तो न्यूमेरिकल में देख लीजिएगा, इसमें ज्यादा क्वेश्चन करवा दें, है ना। द रेसिस्टेंस ऑफ ईच आर्म्स ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन होगा, यहाँ थोड़ा सा करेक्शन होगा, क्या लिखना है, ये 10 ओम लिखा गया है, सीधे 10 ओम बोल रहा है कि द रेसिस्टेंस ऑफ ईच आर्म्स ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज 10 ओम, रेसिस्टेंस ऑफ इतना इज इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर, द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अक्रॉस द बैटरी। देखिए आपको ने एक रेसिस्टेंस बनाना है, गैल्वेनोमीटर सॉरी व्हीटस्टोन ब्रिज बनाना है, तो ऐसे करके हम लोग एक व्हीटस्टोन ब्रिज बनाते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ लगा दिए गैल्वेनोमीटर, यहाँ छोटा सा रेसिस्टेंस, ये हो गया बैटरी, ऐसे बनता है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो बोल रहा है कि प्रत्येक का जो रेसिस्टेंस है वो 10 है, 10 10 10, ईच आर्म्स यहाँ लिखा हुआ देखिए, ईच आर्म्स कितना है 10 ओम। और ये जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक 10 ओम का रेसिस्टेंस कनेक्ट है, 10 ओम का रेसिस्टेंस कनेक्ट है। तो इस पूरा सिस्टम का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा, आपको दमदार ट्रिक देते हैं। ये पता है, ये नीट में आया हुआ सवाल है, पता नहीं है ना, बहुत आसान है, क्या है सो सुन लो। अगर सभी का वैल्यू 10 10 रहेगा, 10 10 10 10 10, पांचों अगर 10 10 है तो आंसर 10 हो जाएगा, बात खत्म। इधर गया डी आंसर हो गया, याद रखिएगा। सभी का वैल्यू अगर 10 है तो सब, अगर सभी का वैल्यू 10 10 है तो आंसर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, याद रखिएगा। और अगर आप इसे निकालना चाहते हैं कि सर ये 10 आया कैसे, तो बहुत आसान है। अगर दूसरा वैल्यू रहा तो पहले चेक कीजिए, यहां से यहां, यहां से यहां, तो देखिए 10/10 और 10/10 करेंगे, 10/10 इधर और 10/10 इधर, तो ये दोनों क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है। तो क्या करना रहता है, बीच वाला 2 हटा, बीच वाला खत्म कर दो, ये खत्म हो गया, तो ऊपर हो गया सीरीज में, तो 10 और 10 हो गया ऊपर 20, और नीचे भी हो गया सीरीज में, 10 और 10 हो गया 20, मतलब ऊपर हो गया 20 और नीचे भी हो गया 20, ये ऊपर 20 नीचे 20। तो बताइए आरपी इक्वल टू आर बटा एन होता है, बताइए आर का वैल्यू 20 है, आर का वैल्यू 20 है, और कितना लगा हुआ है, 2 को लगा हुआ है, तो 2 लगा दिए, आया कितना 10 ओम, तो 10 ओम हो गया आंसर। ठीक है, वैसे आप यही वाला याद रखिएगा, सबसेम तो सबसेम, ठीक है। ये क्वेश्चन है इन द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ बैटरी ऑफ ईएमएफ, इतना ये अधूरा है, क्यों, क्योंकि इसका जो क्या बोलते हैं फिगर है इसमें, ये फिगर इसमें दिखा हुआ नहीं है, तो ये अधूरा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप खुद बनाइएगा, क्यों, क्योंकि क्या बोल रहा है, एन का वैल्यू ये दिया हुआ है, हम सारा वैल्यू लिख देते हैं यहाँ, ये हो गया एन का वैल्यू, एन इक्वल टू 10⁻7 पर सेकेंड, टी का वैल्यू, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, पर सेकेंड हो गया, कंसिस्ट ऑफ करंट, आई का ई का वैल्यू आपको पता होना चाहिए 1.6 × 10⁻19 कूलम, आई निकालना है, आई इक्वल टू लिख दीजिएगा NE/T, क्यों, क्योंकि आई इक्वल टू था Q/T, और Q को क्या लिख सकते हैं NE/T, सारा वैल्यू लिखा हुआ है, पुट कर दीजिएगा आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, ये चलो 3-4 क्वेश्चन है, हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, चलिए ठीक है। तो जितना क्वेश्चन अभी बताए हम लमसम, जो इम्पोर्टेंट था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्वेश्चन सारा हम लोग देख लें, वीडियो कुछ ज्यादा लंबा हो रहा है, इसकी वजह से हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन जो जाएगा, इतना अगर क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लिए हैं तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक थोड़ा बहुत अंदाजा आपको मिलेगा, है ना। वीडियो जाते जाएगा, आप एक बार बनाते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, ठीक है, और आगे बढ़ते जाइए। ऐसा नहीं है कि वीडियो को देख रहे हैं और इसी पे लग जा रहे हैं,
नेक्स्ट वीडियो जैसे जाता है उसको देखिए। इससे जो अब इसमें जो देखो क्या शुरू में क्या है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का हर तरह के क्वेश्चन उठाएंगे, लेकिन जब लास्ट में जाएगा वीडियो उसमें क्या है जो सिलेक्टेड क्वेश्चन होगा, जो लगेगा कि नहीं यही बताना है, तो वो सब क्वेश्चन जो होगा वो लास्ट में जाएगा। तो हर एक वीडियो को आप देखते जाइए और पॉइंट सीखते जाइए। चलिए, थैंक यू।